नमस्कार। भूमि आईएएस के स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 5 चैप्टर हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इन 5 चैप्टरों में उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति, उसका सांस्कृतिक परिचय, उसके प्रमुख संस्थान संगठन संग्रहालय, उसके धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की स्थल और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। कुल मिलाकर के हम 10 से 11 लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और ये सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जो भूमि आईएएस के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब करके इस क्लास को पूरी तरीके से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से तेज धार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमारी क्लास हो रही है उन क्लासों से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब के सब हमने अपने टेलीग्राम चैनल जो भूमि आईएएस के नाम से ही है उस टेलीग्राम चैनल पे हमने पोस्ट किया हुआ है, जहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने स्टडी मटेरियल के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे लिंक हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल का हमारा हो, चाहे यूट्यूब चैनल का हो, चाहे हमारे ऐप का हो, या हमारे संस्थान के एड्रेस हों या हमारे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर हों, ये सारे लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां विजिट करके सारे माध्यमों से हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए है कि जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 4 अक्टूबर 2021 से शाम 3 बजे से हमारी 2022 आईएएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ हम 4 अक्टूबर 2021 से नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। नए बैच के लॉन्चिंग को लेकर के हमने फीस में भी कुछ वेरिएशन रखा हुआ है। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों हमारा स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए आप चाहें तो हमारे संस्थान भूमि आईएएस वृंदावन सेक्टर 7A 459 पे विजिट कर सकते हैं। और जो हमारे संस्थान का एड्रेस है वो हमारे गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगा। आप गूगल मैप पे भूमि आईएएस डालिए, आपको पूरा हमारा लोकेशन मिल जाएगा। आप उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एडमिशन ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आपको हमारे जो ऐप है भूमि एजुकेशन उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा माध्यम यह है कि हमें आप फ़ोन के द्वारा भी अपनी डिटेल शेयर करके ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए आपको नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, वहाँ से आप कॉल करके कनेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ताकि आपको हम पहले 50 बच्चों में शामिल कर सकें और जो पहले 50 बच्चों के लिए हमने रिलैक्सेशन दिया है, जो फीस में सुविधाएं ऑफर की हैं, वो आपको मिल सके। तो आप जरूर आइए, हमारे संस्थान को विजिट करिए, एडमिशन लीजिए, अपनी परीक्षाओं को अच्छे तरीके से दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आज की हमारी जो क्लास है यूपी पीसीएस की, वो हमारी क्लास होगी चैप्टर नंबर 6 की। और चैप्टर नंबर 6 की जो हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 6 की जो हमारी क्लास है, उस चैप्टर नंबर 6 की क्लास का जो पहला पार्ट है और उस चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल स्रोतों से संबंधित इंफॉर्मेशन। और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां हम उत्तर प्रदेश की नदियों, नदी तंत्रों, झीलों, तालाबों, सिंचाई के माध्यमों, सिंचाई से होने वाले साधनों का पूरा डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हर बार की तरह इस चैप्टर के माध्यम से भी हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि इस सेगमेंट से, यानी कि नदी तंत्रों से, झीलों से और भूगर्भ जल स्रोतों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वो आप सॉल्व कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारी तौर पर
सरकारी तौर का मतलब अथराइजेशन है। प्रदेश को कुल कितने नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है। नदी बेसिन क्षेत्र का मतलब होता है, बेसिन का मतलब होता है नदी का वह प्रवाहमान क्षेत्र जिससे गुजरते हुए वह उन क्षेत्रों के जल को अपने अंदर समाहित करती है। तो एक नदी अपने जल के स्रोत के रूप में जिन क्षेत्रों से जल को खींचती है, जिन क्षेत्रों से जल को अपने अंदर समाहित करती है, उन सारे क्षेत्रों को नदी बेसिन क्षेत्र बोला जाता है। तो नदी बेसिन क्षेत्र हर नदी का अपना होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। गंगा नदी बेसिन क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र, सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र, गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र, कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र, कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र। तो ये सारी बेसिन क्षेत्र होते हैं अपने अपने नदियों के। तो यहां पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर कुल कितने नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपका आंसर है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमने आपसे पिछले क्लास में पूछा था कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपने कहा था 9। यहां क्वेश्चन है सरकारी तौर पर प्रदेश को कुल कितने नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है। आपके पास ऑप्शन है 5, 7, 6 और 8। हमें इसका आंसर अगर नहीं भी पता है तो हमें कॉमन सेंस लगाएं कि उत्तर प्रदेश एक बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य है, और बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य है और जिसमें तटीय, मैदानी और हिमालयी तीनों प्रकार की पठारी, चारों प्रकार की नदियों का समावेशन होता है। तो इतने बृहद क्षेत्र में और इतने प्राकृतिक नदी बेसिन क्षेत्रों में विस्तृत होने के कारण यहाँ नदी बेसिन क्षेत्रों का जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं दिए गए संख्याओं में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हमें कॉमन सेंस की बात भी करें तो यहाँ देखी गई संख्याओं में 5, 6, 7 और 8, तो मैं आंसर पर जाना चाहूंगा 8। यानी कि सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए, तो कुल नदी बेसिन क्षेत्र 8 कौन कौन से हैं देखिए। सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है, और वो 8 नदी बेसिन क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा रामगंगा, चौथा गोमती, 5वां घाघरा, 6ठा गंडक, 7वां राप्ती और 8वां सोन नदी बेसिन क्षेत्र। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी तौर पे प्रदेश को कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन नदी बेसिन। क्लियर है? तो नदियों से संबंधित कुछ डाटा हम हर क्लास की तरह आज भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, बाकी भी नदियां जो आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। फिर अभी हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की नदियों को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भी 3 पार्ट में बांटा गया है। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर पूरे प्रदेश को 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कुल 3 नदी तंत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा मैदानी नदी तंत्र और तीसरा पठारी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र जिनका उद्भव और जिनका विकास हिमालय पर्वत से हुआ है, जो हिमालय से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, उनको हिमालयी नदी बोलते हैं। और हिमालयी नदियां सदा नीरा नदियों के रूप में होती है, क्योंकि यहाँ साल भर पानी का प्रवेश रहता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में हिमालय के पिघलने से यहाँ पानी मिलता है, और बरसात के मौसम में पानी बारिश होने के कारण यहाँ मिलता है। तो इन नदियों में, हिमालयी नदियाँ सदा नीरा होती हैं, और इनका जो प्रवाह क्षेत्र होता है, बेसिन क्षेत्र होता है, वो काफी वृहद भी होता है। ज्योग्राफी में जब नदी वाला सेगमेंट हम पढ़ेंगे तो नदियों का पूरा विकास, हिमालयी नदियां क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन डेल्टा बनाएंगी, कौन एस्चुरी बनाएंगी, इनकी हम चर्चा करेंगे।
तो हिमालयी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि जहां नदियां गिरती हैं, जो नदियों का गिरने का समापन क्षेत्र, वहां कुछ गाद गिरने से ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये डेल्टा जैसी स्थिति बनती है, इसके कारण यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। और इसी डेल्टा के निर्माण करने के कारण जो कुछ नदियां हैं वो कहा जाता है कि ये डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। जैसे गंगा डेल्टा का निर्माण करती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी है में, बे ऑफ बंगाल में। तो डेल्टा क्या होते हैं, एस्चुरी क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास में, क्योंकि अगर यहाँ करने लगे तो ये क्लास काफ़ी लंबी जाएगी। अभी हमें फोकस करना है अपने प्री के एग्जाम पे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश रिजल्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हिमालयी नदियाँ पहला है, जिसमें है गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, हिंडन, अरिजा कोसी, बाणगंगा। ये वो प्रमुख नदियां हैं जिनका प्रदेश में प्रवाह है और जो हिमालयी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। गंगा को जानवी, यहाँ कुछ हमने ब्रैकेट में भी नाम दिया है, उसको आप देखिए। ये इनके कुछ उपनाम हैं, जहाँ एग्जाम में आपसे पूछा गया इसलिए हमने उपनाम भी एक साथ शेयर कर दिया। गंगा को जानवी, भागीरथी भी कहा जाता है। यमुना को कालिंदी, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। गंडक को शालिग्राम और नारायणी भी कहा जाता है। शारदा को काली और महाकाली भी कहा जाता है। घाघरा को कर्णाली कहा जाता है, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। सरयू को वशिष्ठी, देविका और रामप्रिया भी कहा जाता है। हिंडन को हर नदी भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और रामगंगा को रथवाहिनी भी कहा जाता है। तो हिमालयी नदियों की ये श्रृंखला है। इन नदियों के उपनाम भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा, जैसे कर्णाली, हरनंदी और सूर्यपुत्री, ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा हमने कहा मैदानी नदियां कौन कौन सी हैं। गोमती, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी, जिसको गोमल भी कहा जाता है। वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन और कर्मनाशा नदी। तीसरा क्या है, पठारी नदी, सोन, जिसको स्वर्ण नदी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कहा माना जाता है या देखा भी गया है कि सोने के कुछ कण मिलते हैं यहाँ के बालुओं में। बेतबा, बेत्रवती भी इसका नाम दूसरा नाम है। केन, जिसको कर्णावती भी कहते हैं। टोन्स, जिसका एक नाम तमस है। चंबल, सिंध, जिसको काली सिंध के नाम से भी जाना जाता है। कन्हार, बेलन, रिहंद, जिसपे रिहंद बांध का प्रोजेक्ट चलता है। चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा। ये तीन प्रमुख प्रादेशिक विवरण था नदियों का, हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। तीनों प्रादेशिक विवरण के नदियों के हमने आपको लिस्ट भी जारी कर दिया, और उन नदियों के जो उपनाम हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो याद रखिएगा, स्वर्णवती, स्वर्ण, सोन नदी, बेत्रवती, बेतवा, कर्णवती, केन और तमस का मतलब टोन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? आपके पास ऑप्शन है, कानपुर में, हरिद्वार में, वाराणसी में या प्रयागराज में। तो इसका आंसर है कानपुर में गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सेंटर का स्थापना किया गया है, जहां गंगा रिवर से संबंधित उसके पोल्यूशन को लेकर के, उसके विस्तार को लेकर के, उसको कैसे स्वच्छ रखा जाए इसको लेकर के, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने को लेकर के, उसकी मात्रात्मकता को मेंटेन करने को लेकर के, इन सारे मुद्दों पे रिसर्च करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है। उसका नाम क्या है? गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सेंटर। और वो कहाँ पे खोला गया है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन कानपुर से स्टार्ट होता है। कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में, कानपुर, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, इन
सारे सेक्टरों से बहती हुई गंगा आगे प्रवेश करती हैं बिहार में, फिर जाकर के आपके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए इनकी समाप्ति हो जाती है। तो पूछा गया आपके कि राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है कानपुर, प्रयागराज, बदायूं, लखनऊ। तो लखनऊ हो नहीं सकता, लखनऊ में कौन सी है, गोमती। प्रयागराज में संगम है जहां से आके मिलती हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है नहीं। कानपुर में प्रवाहित होती हैं एक छोटे से क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है इनका। तो सबसे बड़ा जो गंगा तट वाला क्षेत्र है वो कौन सा आपका, बदायूं। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है, बदायूं। आप क्लियर रखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो बदायूं है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा। एक इंफॉर्मेशन आपके पास यहां मिल गया। और गंगा कैसी नदी है, हिमालयी नदी है। कैसी नदी है, हिमालयी। और गंगा का एक नाम क्या है, जानवी। क्या है, जानवी। तो पूछा ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। और यही 900 किलोमीटर उसका बेसिन एरिया है। और इसी बेसिन एरिया के मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए कानपुर में गंगा रिवर का एक रिसर्च सेंटर भी खोला गया है। क्लियर है। तो पहला इंफॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। कितनी लंबी है, 900 किलोमीटर। ये डाटा है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, 900 किलोमीटर। प्रदेश में गंगा नदी बहती है कहां कहां पे, 28 जिलों से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कुल 75 में से 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, बदायूं। तो याद रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक गंगा तट किसके पास है, बदायूं के पास है। और कुल कितना किलोमीटर है, 133 किलोमीटर। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनासी, बागमती, ये सब क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप क्लियर रखिएगा कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी। इन्हीं वरुणा, अस्सी दोनों नदियों के नाम पे मिलाकर के वाराणसी बना है। गोमती, सरयू, जिसको घाघरा भी कहते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनासी और बागमती, ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसको मिला है, गंगा नदी को किसने दिया है, केंद्र सरकार को। तो एक बात क्लियर हो गई कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है, गंगा को। क्लियर है। और गंगा कैसी नदी है, हिमालयी नदी है। अभी हमने आपको बताया कैसी नदी है, हिमालयी नदी है। और गंगा कितने जिलों से बहती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, जानवी। गंगा नदी के सर्वाधिक तट वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो बदायूं। और गंगा रिवर को लेकर के जो रिसर्च सेंटर बनाया गया, कहाँ बनाया गया है, कानपुर में। ये चीजें हम आपके लिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप ऐसे रिवाइज करिए और याद रखिए। तो कहा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा कब दिया गया। आपके पास ऑप्शन है 20 फरवरी 2009, 20 मार्च 2009, 20 अप्रैल 2009, 20 मई 2009। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 20 फरवरी 2009 को दिया गया। तो 20 फरवरी 2009 को किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, गंगा नदी को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों से। गंगा नदी का तट वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है, बदायूं। गंगा नदी को लेकर के, रिवर बेसिन को लेकर के जो रिसर्च और मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कानपुर में बनाया गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना। तो रिवर फ्रंट से आपको आंसर दिख ही गया होगा, किस नदी पर चलाई जा रही है। ऑप्शन आपके पास है गंगा, गोमती, यमुना, हिंडन। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का उद्देश्य यह है कि नदी के किनारे किनारे ऐसे
विकास करना कि वह स्वच्छता को भी मेंटेन रख सके, सौंदर्य को भी मेंटेन रख सके, और इन दोनों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को, नदीय पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा सके। और नदी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करते हुए नदियों को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो, उस रेवेन्यू से उन नदियों का निरंतर विकास संचालित किया जाता रहे। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो परियोजना है वो आपको पता ही होगा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ है? गोमती नगर एरिया में। और गोमती नगर एरिया में कौन सी नदी है? गोमती। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जो चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो गोमती नदी पर चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है कहाँ? लखनऊ में, गोमती नगर नदी पर। लंदन के टेम्स की तरह, याद रखिएगा, लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कहाँ? लखनऊ में। क्लियर है? तो पहला इंफॉर्मेशन ये हुआ कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? लखनऊ में। किस नदी पर? गोमती नदी पर। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि लंदन के टोन्स नदी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो आप कहेंगे लखनऊ जिले में। फिर अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि टोन्स नदी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की किस नदी पर चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा गोमती नदी पर। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित गोमती नदी पर चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण परियोजना किस नदी के तर्ज पर चलाया जा रहा है? नील नदी, टोन्स नदी, या दामोदर नदी, या कोई भी एक नदी? तो आपका आंसर होगा लंदन के टोन्स नदी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी पर चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सूची 1 सूची 2 का क्वेश्चन है। सूची 1 में आपके कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ नदियां दी गई हैं, और आपसे पूछा गया है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो शहर हैं, ये जो स्थान हैं, वो किस नदी के तट पर हैं या उनके अगल बगल से कौन सी नदी बहती है। तो पहला है गढ़मुक्तेश्वर, बटेश्वर, लखनऊ और बांदा। ऑप्शन आपके पास है, पहले में गंगा, दूसरे में यमुना, तीसरे में गोमती, चौथे पे केन। लखनऊ सी का ये बार बार अभी कुछ देर पहले हमने आपके क्वेश्चन बात किया। लखनऊ में कौन सी नदी है जिसपे चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है? हमारे साथ आप पढ़िए, कई बार मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन के दौरान, आपकी चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो लखनऊ में कौन सी नदी है जिस पर चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है? टोन्स नदी के तर्ज पर। या लखनऊ में कौन सी ऐसी नदी है जिस पर रिवर डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है? तो अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था, वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। तो लखनऊ गोमती नदी यानी कि सी का 3। तो अब एलिमिनेशन मेथड एक आता है कि इनमें दिए गए ऑप्शनों में देखिए कि किसमें सी का 3 है। जहां सी का 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में सी का 3 है, नहीं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में सी का 3 है, हाँ है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर, बी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में सी का 3 है, नहीं, तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में सी का 3 है या नहीं, तो हाँ है, तो ऑप्शन डी भी आपका आंसर हो सकता है। यानी कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बी या तो डी, इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक आंसर हो सकता है। कल की क्लास में हमने बोला था, कल की क्लास में क्या, इसके पहले भी 2-3 बार मैं बोल चुका हूं, बटेश्वर एक जगह है, बटेश्वर एक जगह है जहां पशु मेला लगता है। हमने पिछली क्लास में बात किया था, बटेश्वर एक जगह है जहां पशु मेला लगता है, और इस पशु मेले का नाम इसी जगह के नाम पर है, उसको बोला जाता है बटेश्वर मेला। और हमने आज से पिछली क्लास में कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि बटेश्वर में पशु मेला लगता है और उसको बटेश्वर मेला कहते हैं, और ये बटेश्वर कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। और हमने पिछली क्लास में बताया था आगरा में कौन सी नदी है? यमुना नदी है।
आगरा में कौन सी नदी है? यमुना नदी। इसका मतलब बटेश्वर किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। तो बटेश्वर यमुना नदी के किनारे है, यानी कि बी का 2। तो आप देखिए बी का 2 कहाँ पे है। अब दो ही ऑप्शन आपके पास है, या तो बी या तो डी। तो ऑप्शन बी में बी का 2 है, यस। ऑप्शन बी में बी का 2 है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में बी का 2 है, नहीं। डी में बी का 2 है, नहीं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी का मतलब क्या? गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? गंगा। बटेश्वर कहाँ है? लखनऊ, सॉरी यमुना। लखनऊ कहाँ है? गोमती। बांदा किसके किनारे है? केन नदी के किनारे। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? हापुड़ में, जहाँ गढ़ गंगा मेला भी लगता है। पिछली क्लास में हम आपसे बात किए थे। तो गढ़मुक्तेश्वर जो भी हमने आपको बताया कि हापुड़ में है, और हमने आपसे बात भी किया था, पिछली क्लास में बताया भी था कि गढ़मुक्तेश्वर में ही गंगा के तट पर गढ़ गंगा मेला भी लगता है। फिर दूसरा है अनूपशहर बुलंदशहर, ये भी गंगा के तट पे है। बबराला, संभल, कच्छला घाट, बदायूं, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बिल्लौर, कानपुर नगर, बिट्ठूर, कानपुर नगर, बक्सर, उन्नाव, डलमऊ, रायबरेली, काला कांकर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, प्रयाग, मिर्जापुर, चुनार, मिर्जापुर, वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। ये सारे वो शहर हैं, वो जगह हैं, वो स्थल हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा के तट पर स्थित हैं। तो गंगा के तट पर जो स्थित शहर हैं वो हमने आपको यहाँ बताया। गढ़गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, हस्तिनापुर में पांडवों की राजधानी, अनूपशहर बुलंदशहर, फतेहगढ़, बदायूं वो डिस्ट्रिक्ट है जहां गंगा का सर्वाधिक तट है, बिट्ठूर, कानपुर नगर, नाना साहब का क्षेत्र, डलमऊ, रायबरेली, मिर्जापुर, चुनार का किला यहाँ पे है, वाराणसी और सैदपुर, गाजीपुर, ये सारे शहर गंगा के तट पे हैं। महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं यमुना के तट पर कौन कौन से शहर हैं। बागपत, वृंदावन, मथुरा, कृष्णनगरी, मथुरा, आगरा, बटेश्वर आगरा, जहां आगरा में बटेश्वर क्या है? एक जगह है जहां क्या लगता है? पशु मेला लगता है। तो बटेश्वर एक जगह है, कहां? आगरा में। क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पशु मेला लगता है। और ये किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। इटावा, कालपी, जिसको आप जालौन भी बोलते हैं, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। तो बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, ये सारे शहर कहाँ हैं आपके? यमुना के तट पर हैं। रामगंगा के तट पर कौन सा शहर है? महत्वपूर्ण है, मुरादाबाद। पीतल की नगरी आप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीतल की नगरी। तो याद रखिएगा, पीतल की नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद। बरेली में क्या फेमस है? सुरमा। तो बरेली का सुरमा और मुरादाबाद का पीतल, ये दोनों फेमस है। तो सुरमा नगरी या पीतल की नगरी मुरादाबाद, सुरमा नगरी बरेली, दोनों कहाँ हैं? रामगंगा के तट पर। गोमती के तट पर कौन सा शहर है? लखनऊ, नवाबों का शहर, आमों का शहर इसको बोला जाता है। सुल्तानपुर, जौनपुर, जहां सर की मस्जिद है, ये सब कहाँ पे हैं? गोमती नदी के तट पर हैं। और इसी गोमती नदी के तट पर हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि गोमती नदी पर ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। और गोमती नदी पर ही लंदन की टोन्स नदी के तर्ज पर चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण का प्रोग्राम भी चलाया गया है। और ये दोनों कहाँ है? गोमती नदी लखनऊ के क्षेत्र में। सरयू के तट पर कौन कौन से नगर हैं? अयोध्या, रामनगरी, अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बड़हलगंज, दोहरी घाट और बरहज, ये सारे किस तट पे हैं? सरयू नदी के तट पे हैं। सरयू को अयोध्या में घाघरा को सरयू में क्या बोला जाता है? घाघरा को अयोध्या में क्या बोला जाता है? सरयू नदी।
राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पे कौन सा है? गोरखपुर नगर या गीता प्रेस नगर या नाथ धाम, नाथ नगर या गीता प्रेस धाम कहाँ पे है? गोरखपुर। किस नदी के तट पे है? राप्ती या रोहिणी नदी के तट पर। आमी नदी के तट पर कौन सा है? मगहर नगर आमी नदी के तट पर है। वरुणा और अस्सी नदियों के तट पर या वरुणा या अस्सी नदियों के मध्य और गंगा के बाएं तट पर कौन सा नगर है? वाराणसी। वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण क्या बोला गया है? वाराणसी। केन नदी के तट पर कौन सा शहर है? बांदा नगर किस नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर। तो हमने नदियों से संबंधित जो तट हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसको आप याद रखिएगा। उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को कुल कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो कल हमने आपसे बात किया था और कल की क्लास में जब हमने बोला था कि नदियों से संबंधित पार्ट हम अगले क्लास में कंप्लीट कराएंगे, तो हाँ हमने आपसे बोला था कि नदियों से संबंधित पार्ट कंप्लीट कराने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी हम शेयर करेंगे। और आज की क्लास में हमने शुरुआत में ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण भी आपसे बताया था। उस क्वेश्चन में जब हमने आपसे ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने नदी बेसिन तंत्रों में बांटा गया है, तो आपने बोला था कुल 8 नदी तंत्रों बेसिन में बांटा गया है। तो उसी समय हमने बताया था कि उद्गम स्थलों या भौगोलिक उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया था और उन तीनों क्षेत्रों का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने उसी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन सी? हिमालयी नदियां, जिसमें आपकी गंगा वगैरह शामिल थी, जो सदा नीरा होती हैं, हिमालयी नदियां। दूसरा क्या हमने बताया था आपको? हिमालयी नदियों के बाद मैदानी नदियां, और तीसरा पठारी नदियां या पर्वतीय नदियां, पठारी नदियां। ये 3 हैं। ठीक, तो उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल 3 नदी तंत्रों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से? हिमालयी, मैदानी और पठारी। तो देखिए वही लिखा है, उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियां, दूसरा है मैदानी क्षेत्र की नदियां, तीसरा है पठारी क्षेत्र की नदियां। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। हिमालयी नदियां वो हैं जिनमें सदा हर समय पानी रहता है, इसलिए इसको सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। जैसे गंगा है, यमुना है, काली है, रामगंगा है, गंडक है, सरयू है, अर्जी, कोसी हैं। तो ये सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मैदानी क्षेत्र की नदियां जो झीलों और दलदलों से निकलती हैं, वो मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, साई, पांडो, ईशान और दक्षिण में स्थित पठारों या विंध्य पर्वत श्रेणी से जो निकलने वाली पठारी नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हारी। तो इसकी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके थे। तो उत्तर प्रदेश में जो नदी तंत्र है वो उद्गम स्थान के आधार पर 3 हैं, हिमालय तंत्र की नदियां, मैदानी तंत्र की नदियां और पठारी तंत्र की नदियां। उनका डिस्क्रिप्शन हमने आपके साथ शेयर किया। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी सर्वप्रथम किस जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? मतलब यह है कि गंगा नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा जिला है, आपसे पूछा गया है। तो जब कुछ सवाल ऐसे आते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट लगाइए तो हिमालय से निकल के पहले उत्तराखंड में आएंगी, उत्तराखंड से निकलते हुए बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी। तो ये जो 4 नाम आपको दिए गए हैं, इन 4 नामों में से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नाम, कौन सा जिला, कौन सा स्थान ऐसा है जिसकी निकटता उत्तराखंड के पास है या जिसकी निकटता उत्तराखंड की तरफ है। वहां आंसर सही होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता तो मैं ऑप्शन पे जाऊं, पहला है बिजनौर, दूसरा है बलिया, तीसरा आगरा, चौथा नोएडा। आगरा में हम जानते हैं आगरा का संबंध किससे है? यमुना से है। और आगरा कहाँ है ये भी आपको पता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। बलिया
गोरखपुर के आगे का क्षेत्र है, बलिया गोरखपुर के आगे का क्षेत्र है। इसका मतलब ये क्षेत्र वो है जहां गंगा बहुत काफी दूर ट्रेवल करके पहुंचती हैं। ये प्रवेश द्वार से बहुत दूर का क्षेत्र है, तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। नोएडा का क्षेत्र दिल्ली के आसपास का है, तो ये क्षेत्र आपका हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचता है? बिजनौर। ऑप्शन क्या बचता है? बिजनौर। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिजनौर। गंगा नदी सर्वप्रथम किस जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिजनौर, क्योंकि उत्तराखंड से बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा। तो गंगा का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा शहर है आपका? बिजनौर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड में बहती हुई, देखिए यही लिखा हुआ, उत्तराखंड में बहती हुई गंगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से बहती हुई गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। कहां प्रवेश करती हैं? बिजनौर जिले में। और राज्य में बहते हुए इसमें बाईं ओर से, ये भी हमने पिछले क्लास, इसी क्लास के पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं मैं कि गंगा के दाएं और बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं। बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां तथा दाईं ओर से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियां मिलती हैं। दाईं बाईं का मतलब ये है कि जैसे आप इसको समझिए कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी का ऐसे बहाव है, तो दाईं बाईं ओर का मतलब हो गया इधर से मिलने वाली नदियां, ठीक है ना, और दाईं ओर का मतलब हो गया इधर से मिलने वाली नदियां। क्योंकि नदी का प्रवेश कहां से किस तरफ का है? इस तरफ का है। इस तरफ का मतलब नदी ऐसे प्रवेश कर रही है, ढलान उसका ऐसे है, तो ये ऊपर की तरफ कहें या बाईं ओर से, नीचे की तरफ कहें या दाईं ओर से। तो जैसा एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए आप उसको क्लियर रखिएगा कि गंगा में ऊपर की तरफ से मिलने वाली या बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों कौन सी हैं? तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा। दाईं ओर या नीचे से की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा। तो ये क्लियर रहिएगा, दाईं बाईं का मतलब क्या है और ऊपर नीचे का मतलब क्या है। दूसरा है रामगंगा कन्नौज के निकट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामगंगा कहां? कन्नौज के निकट आकर के गंगा में मिलती हैं। गोमती गाजीपुर के निकट, सई बलिया में, यमुना प्रयागराज में, टोंस सिरसा प्रयाग में गंगा में मिलती हैं। तो क्लियर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमने आपके साथ अभी शेयर किया कि रामगंगा कहां? कन्नौज के पास आके गंगा में मिलती हैं। गोमती नगर गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती हैं। सई बलिया के निकट गंगा में मिलती हैं। यमुना प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिलती हैं संगम में। टोंस सिरसा प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती ये सब ऊपर की तरफ से या बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। यमुना और टोंस नीचे की तरफ से या दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना गंगा की। गंगा उत्तर भारत की सबसे प्रमुख व हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। ये अंडरस्टूड है, इसको याद रखिएगा। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। जब ज्योग्राफी वाले सेगमेंट पे नदी तंत्र पे आएंगे तो हम लोग पूरी गंगा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि गंगा का उद्गम कैसे हुआ, गंगा का पहले नाम क्या है, भागीरथी कब पड़ा, पद्मा कब पड़ा, ये सारे नाम हम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र कब आके मिलती है, गंगा का बेसिन क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चलते। गंगा डेल्टा कहाँ बनाती है, क्यों बनाती है, गंगा का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे जब नदी वाले चैप्टर में आएंगे हम ज्योग्राफी में। और आपको पता है गंगा कौन सी नदी है? गंगा हिमालयी नदी है। कौन सी नदी है? हिमालयी नदी है। हिमालयी नदी का मतलब गंगा कैसी होगी? सदा नीरा नदी होगी। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा नाम सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी और जाह्नवी, ये आपके महत्वपूर्ण नाम है जिनको उपनाम की तरह गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। तो भागीरथी जो प्रमुख धारा है गंगा की, उसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा का उद्गम माना जाता है। अब देखते हैं आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इस नदी का कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कथन को रिलेट करने वाला या इस कथन से संबंधित नदी कौन सी है। इस नदी का उद्गम उत्तरकाशी स्थित हिमनद से है। प्रदेश में इस नदी का प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से, याद रखिएगा फैजाबाद अयोध्या वाला नहीं, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से है। हिंडन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये 3 स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त कथन से संबंधित नदी तंत्र निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती, चौथा ऑप्शन है घाघरा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर हम ऑप्शन पे जाएं गंगा, तो अभी हमने क्या कहा, कुछ देर पहले हमने पढ़ा गंगा का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री से, गोमुख से, तो ये गंगा आंसर हो नहीं सकता। गोमती की हम चर्चा कहाँ से सुनते हैं, लखनऊ से। और ये हिंडन कहाँ है, गाजियापुर के पास, ठीक है ना। हिंडन कहाँ है, गाजियापुर के पास। गोमती कहाँ है, लखनऊ में, यानी कि ये गोमती भी इसका आंसर नहीं हो सकता। घाघरा नदी कहाँ है, घाघरा को आगे अयोध्या में सरयू बोला जाता है, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 क्या बचा आपके पास, यमुना। क्या बचा, यमुना। तो इस तीनों कथन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। और अगर क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हिंडन गाजीपुर में, हिंडन सहायक नदी किसकी है, यमुना की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9 का बी। अब यहाँ यमुना नदी से संबंधित कुछ हमने डिटेल आपके साथ शेयर किया है। अभी हमने बताया यमुना कहाँ मिलती है, ये गंगा नदी प्रवेश कर रही है, गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, ये गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है। और यमुना इधर से जाकर के गंगा में मिलती हैं। इधर का मतलब इसको आप दाईं तरफ भी कह सकते हैं या नीचे की तरफ से जाकर के यमुना में, गंगा में मिलती हैं। यमुना कहाँ मिलती हैं, ये प्रयागराज में, संगम में। प्रयागराज में कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। क्लियर है। यमुना यह गंगा की क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदरपूंछ, याद रखिएगा बंदरपूंछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकेशन, के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी, यहां से यमुना का उद्गम माना जाता है। तो यमुना के उद्गम से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना का उद्गम कहां से माना जाएगा, तो आप बोलेंगे बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी। क्लियर है। चलिए, जो कि प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से होता है। तो जैसे गंगा का प्रवेश द्वार बिजनौर, उसी तरह यमुना का प्रवेश द्वार सहारनपुर का फैजाबाद। क्लियर है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर, अब बाईं ओर का मतलब आप क्लियर हैं, बाईं ओर का मतलब क्या, बाईं ओर का मतलब यही कि अगर नदी ऐसे, यमुना ऐसे ढलान की तरफ, यमुना का ये ढलान है, तो बाईं ओर का मतलब ऊपर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर का मतलब नीचे से मिलने वाली नदियां। क्लियर है। बाईं दाईं का मतलब, चलिए, इसमें नोएडा के पास, किसके पास, नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन, इटावा औरैया जालौन के बॉर्डर पर स्थित पंचनद नामक स्थान पर, दाईं ओर से बेतवा, बांदा के पैलानी व भोजहा के निकट दाईं ओर से केन, ये नदियां मुख्य सहायक नदियों के रूप में यमुना में मिलती हैं। तो नोएडा के पास हिंडन, इटावा और जालौन के बॉर्डर पर पंचनद, और बांदा के पैलानी और भोजपुर के निकट केन, ये सारी नदियां आकर के मिलती हैं यमुना में। तो यमुना की सहायक नदियों में कौन कौन सा आपको हो गया, हिंडन हो गया, कौन कौन सी हो गई, हिंडन हो गई, फिर आपकी बेतवा हो गई, और फिर आपकी केन हो गई। ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो यमुना में आकर के मिलती हैं। यह बृहद चाप के आकार में प्रदेश के 20 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। गंगा उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में बहती है, कल हमने आपको बताया था, गंगा उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से बहती है। और गंगा का सबसे सर्वाधिक तट वाला जो जिला वो कौन सा है, आपने पढ़ाया था, बदायूं। ठीक। तीसरा,
यमुना कितने जिलों से बहती है? 20 जिलों से, और बृहद चाप का निर्माण करती है और प्रयागराज में जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। और यमुना की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? केन है, बेतवा है और हिंडन है। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी के बंदरपूछ नामक स्थान से। यमुना का प्रवेश द्वार कौन सा है? सहारनपुर का फैजाबाद। क्लियर है? अब हम आज बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल है कि शारदा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो हम इसकी चर्चा पीछे कई सवालों में कर चुके हैं आज ही, कि शारदा के नाम से काली नदी को जाना जाता है। क्लियर है? तो शारदा के नाम से जो नदी प्रसिद्ध है वो काली नदी है, इसको आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नदी तंत्र और झीलों के माध्यम से जो हम आपको कंप्लीट कराना चाह रहे हैं, उसमें आज हम पहले चैप्टर में नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसकी हमने आपसे चर्चा की। जैसे हमने चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो आपने कहा 8। फिर हमने आपसे चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश को उद्गम स्थल के आधार पर कुल कितने नदी तंत्र में बांटा जाता है, तो आपने कहा 3। पहला हिमालयी नदी तंत्र जो सदा नीरा है, दूसरा मैदानी नदी क्षेत्र जो दलदली क्षेत्रों या झीलों से निकलती हैं, तीसरा पठारी नदी क्षेत्र जो पठारों या विंध्याचल क्षेत्रों से निकलती हैं। उसी तरह फिर हमने कुछ गंगा यमुना नदियों की चर्चा की। हमने बताया गंगा आपके कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री हिमालय से। फिर हमने आपसे चर्चा किया कि गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी वो भी गंगोत्री हिमालय से निकलती है, आगे चल के वो कर्णप्रयाग देवप्रयाग में मिलते हुए फिर गंगा फिर पद्मा के नाम से आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बना करके समाहित हो जाती हैं। फिर हमने आपको बताया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये सारी चीज़ हमने बात की। फिर उसी तरह हमने यमुना नदी के बारे में बात की कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमनस से, बंदरपूछ स्थान से निकलती हैं, प्रयागराज में जाकर के ये गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। तो आज की क्लास में नदी तंत्रों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हमने आपके साथ शेयर किया और साथ ही उनकी पूरी डिटेल हमने आपके साथ साझा किया। आज की क्लास का जो PDF मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि IAS पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे, हम उससे अच्छे तरीके से उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके साथ हम चीज़ों को शेयर करेंगे, आपके साथ हम अपनी बात रखेंगे, आपके साथ हम क्लास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो पढ़िए इसको अच्छे से, कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे मिल सकते हैं। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। एग्जाम बहुत तेज पास आ रहा है, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्न रहना पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल अपने हम नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।